जब मुश्किल में था मुल्क, जब खतरे में थी सरहदें, जब सीमाओं पर रची गई साजिशें, जब हिंदुस्तान की धरती पर पड़े दुश्मनों के कदम, तो फरिश्ता बनकर आए वतन के जाबाज। ये कहानी है कारगिल की। जम्मू कश्मीर की ऊंची ऊंची चोटियों पर मई 1999 में पाकिस्तान के कब्जे के बाद भारतीय सेना ने नीचे पहाड़ के नीचे की ओर से ऊपर चढ़ना शुरू किया। ऊपर से गोलियां बरस रही थी, गोले बरस रहे थे, मोर्टार दागे जा रहे थे और उसके बीच में हमारे रणबांकुरे लगातार ऊपर चढ़ते गए। ये तोलोलिंग की जो लड़ाई थी उसको भारत ने जीता। सेकेंड राजरिफ के जवानों ने जिस तरह वहां चढ़ाई कर इस इलाके को जीता, उसके बाद पूरी बाजी पलट गई और पाकिस्तान को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते की नई डोर बांधी जा रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन की बस में सवार होकर पाकिस्तान गए थे। हिंदुस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, मगर पाकिस्तान में रची जा रही थी अब तक की सबसे बड़ी साजिश। करगिल में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह प्लान तैयार किया था उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज ने और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और पाकिस्तान की नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कमांडर ब्रिगेडियर जावेद हुसैन ने। 1998 यानी करगिल युद्ध से एक साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क परमाणु हथियारों से लैस हो चुके थे, जिसका गुमान ही पाकिस्तान की इस साजिश की एक वजह बना। प्लान बिल्कुल साफ था। पाकिस्तान चाहता था कि उनकी फौज घुसपैठियों की शक्ल में एलओसी पार करे और अगर भारत जवाब दे तो उन्हें परमाणु बम का डर दिखाया जाए। अप्रैल खत्म होते होते भारत को पाकिस्तान की इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था। दुश्मन के इस प्लान की भारत को पहली बार जानकारी मिली 3 मई 1999 को, जब ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने कुछ लोगों को भारतीय पहाड़ियों पर देखा। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के करीब 200 जवान एलओसी पार करके करगिल की सुनसान पहाड़ियों में दाखिल हुए और 10 हिंदुस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये वो चौकियां थीं जिन्हें सर्दियों में भारतीय फौजी खाली कर देते थे और गर्मी में दोबारा यहां आते थे। शुरुआत में भारत की ओर से कोई हलचल नहीं हुई और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने तकरीबन 140 चौकियों पर डेरा जमा लिया। हालांकि अब तक भारतीय सैनिकों के खोजी दस्तों को घुसपैठ का पुख्ता अंदाजा नहीं लग पाया था। घुसपैठ की खबर दिल्ली पहुंच चुकी थी, सियासी हलचल तेज हो चुकी थी, लेकिन 19 मई तक भारतीय सेना को पाकिस्तान के मकसद की जानकारी नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसी से खबर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के बारे में मिलती रही। ट्रूप्स जो थे आगे जो लगे हुए थे उनसे खबर जो आनी शुरू हुई वो ऐसे लगा जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। पर जब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई तब ये पता लगना शुरू हुआ कि ये तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेशन से बढ़ के है। भारत के करीब 140 बंकर पाकिस्तान के कब्जे में थे। उनके पास वो हथियार भी थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज करती है, लेकिन भारतीय सेना को इस बात की पुख्ता जानकारी मई के आखिरी हफ्ते में मिली और ये साफ हो गया कि करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना का सामना आतंकवादियों से नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजों से है। हालांकि पाकिस्तान बार बार यह दावा करता रहा कि घुसपैठ उनकी सेना ने नहीं बल्कि कश्मीर के उग्रवादियों ने की है। 24 मई यानी घुसपैठ की सूचना मिलने के 21 दिन बाद दिल्ली में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई। मुद्दा था पाकिस्तानी सेना को रोकना, लेकिन यह काम आसान नहीं था। भारत के पास 2 ही रास्ते थे। पहला ये कि भारतीय फौजी भी एलओसी पार करें और किसी दूसरे फ्रंट से पाकिस्तानी सेना पर हमला बोलें। मुश्किल ये थी कि उस वक्त तक पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय बंकरों पर कब्जा जमा चुके वो लोग फौजी हैं। ऐसे में अगर भारतीय सेना एलओसी पार करती तो बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन सकता था और दोनों देशों पर परमाणु हमले का डर मंडराने लगता। लिहाजा सीसीएस की बैठक में यह साफ हुआ कि भारतीय सेना किसी भी कीमत पर एलओसी पार नहीं करेगी।
भारतीय सेना का एक बड़ा मिशन शुरू हुआ जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। बट दिमाग में हमेशा इस वक्त ख्याल था ये कि उसके खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। उन सबको विचार करने के बाद ये सोचा गया कि LOC को ना क्रॉस किया जाए। पर आपको इसके बारे में सराहना करनी पड़ेगी फ़ौज की, आर्मी की, एयरफोर्स की, कि इस कंस्ट्रेंट के होते होने के बावजूद बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ। और इस कंस्ट्रेंट का सबसे जो बड़ा नुकसान जो था वो हुआ उसको एयरफोर्स को, क्योंकि उनको अपना फ्लाई करने के लिए उनकी रिस्ट्रिक्शंस पड़ गई। खबर आ रही थी कि दुश्मन भारत की सीमा में घुस चुका है, लेकिन देश के अंदर सियासी समीकरण बदल रहे थे। वाजपेयी सरकार बहुमत खोती जा रही थी, देश चुनाव के नजदीक पहुंच रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो समय भी आ गया था जब देश को एक बड़ा फैसला, एक कड़ा फैसला लेना था। करगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने के लिए वाजपेयी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला था भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल का, जिसके जंगी जहाज 1971 के बाद पहली बार किसी युद्ध में शामिल हो रहे थे। भारतीय वायुसेना को भी सरकार ने LOC पार न करने की हिदायत दी और एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया जिसे नाम दिया गया था सफेद सागर। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका अदा की MiG-29 ने, जो हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा दे रहे थे। युद्ध शुरू होते ही भारतीय वायुसेना ने वो कमाल कर दिखाया जो आज तक दुनिया की किसी एयरफोर्स ने नहीं किया था। भारतीय फौजियों ने करगिल के 18,000 फुट ऊंचे पहाड़ों पर छिपे पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस हमले में पहली बार लेजर गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया था, इसका अंदाजा पाकिस्तानी फौजियों के एक रेडियो संदेश से लगाया जा सकता है। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। एयरफोर्स की बमबारी ने कई पहाड़ियों से पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ दिया, लेकिन वो गुस्ताख अब भी हिंदुस्तान की धरती में मौजूद थे, जिन्होंने कई दिन पहले ही यहाँ डेरा जमा लिया था। ये लड़ाई न पाकिस्तान के लिए आसान थी, न भारत के लिए। इतनी ऊंचाई पर 18,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर सांस तक लेना मुश्किल होता है, और भारत को उस समय यह समझना जरूरी था कि पाकिस्तान के कितने लोग हैं, कहां कहां पर हैं, और उसके लिए एक एक करके दस्ते भेजे गए। ये खोजी दस्ते इन इलाकों में गए और फैलकर उन्होंने समझने की कोशिश की, इंटेलिजेंस भेजी, और उसके बाद भारत की सेना अलग अलग इलाकों में जाकर वहां पर ऑपरेशंस करने लगी। ऐसे ही एक दस्ते की अगुवाई कर रहे थे भारतीय सेना के जांबाज कैप्टन सौरभ कालिया। पूरे दिन की गश्त के बाद सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ अगले दिन की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने जाट रेजिमेंट के इन जाबाजों का अपहरण कर लिया। उन्हें यातनाएं दी गईं और दुश्मन ने फौजी की मर्यादाओं को तार तार करते हुए सौरभ कालिया का बर्बरता से कत्ल कर दिया। सौरभ लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के बाद अपना पहला वेतन भी नहीं ले पाए थे। पाकिस्तानी फौजियों ने सौरभ कालिया के साथ जो कुछ भी किया, उसे सुनकर भारतीय जवानों का खून खौल उठा। भारतीय सेना के ठिकानों पर भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे और दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी शुरू हो गई। भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी, अब बारी थी भारतीय थल सेना के रणबांकुरों को अपना कमाल दिखाने की। लेकिन ये काम आसान नहीं था, और आसान इसलिए नहीं था क्योंकि उन दुर्गम चोटियों पर पाकिस्तान के फौजी 10 किलोमीटर तक इतने समय में अंदर घुस आए थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अनहोनी होनी में बदल गई। हम आपको बता रहे हैं कारगिल की विजय गाथा। दुश्मन हमारे इलाके में था, अंदर तक घुस चुका था, लेकिन कितने संख्या में था, कहां कहां था, यह हमें पता नहीं था। तो हमने टोही विमान भेजे, सेना के कई जवान
अपनी जान खतरे में डालते हुए इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए पहुंचे और उसके बाद जो जानकारी आई वो काफ़ी खतरनाक थी। बटालिक से लेकर मशको घाटी के बीच 10 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन फैल चुका था। दुश्मन ने हमले तेज कर दिए थे और ये हमले भारतीय सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसा ही एक हमला हुआ था करगिल में भारतीय सेना के आयुध भंडार पर। कहा जाता है कि इस हमले में भारत के 100 करोड़ रुपए के गोला बारूद तबाह हुए थे। पाकिस्तान का निशाना श्रीनगर लेह हाईवे पर था। दुश्मन चाहता था कि इस हाईवे को कश्मीर के दूसरे हिस्सों से अलग कर दिया जाए ताकि भारतीय सेना को मिलने वाली हथियार और गोला बारूद की सप्लाई बंद हो सके। पाकिस्तानी सेना के हमले हो रहे थे लेह श्रीनगर हाईवे के ठीक ऊपर वाली चोटी के 5140 से, जिस पर फतह की जिम्मेदारी दी गई भारतीय फौज में शेरशाह के नाम से मशहूर कैप्टन विक्रम बत्रा को। बेहद पथरीली पहाड़ियों पर अपनी पलटन के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर विजय हासिल कर ली और इस जीत के साथ कैप्टन बत्रा ने रेडियो पर पहला संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। कंपनीज सक्सेस की नलवाज, ये दिल मांगे मोर। अगले दिन चोटी 5140 की तिरंगा के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों की जब तस्वीर सामने आई तो दूसरे इलाकों में भारतीय फौजियों के हौसले भी बुलंद हो गए। सेना का अगला मिशन था चोटी 4875, जिसका जिम्मा एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा को ही सौंपा गया। जान की परवाह किए बगैर कैप्टन बत्रा अपने साथ लेफ्टिनेंट अनुज बत्रा के साथ निकल गए। देश के इन जाबाजों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि एक घायल साथी को बचाने की खातिर कैप्टन बत्रा बंकर से बाहर आ गए और तभी उनके सीने पर दुश्मन की गोली लगी। एक फौजी सब कुछ बदल सकता है। कैप्टन बत्रा ने सबको रास्ता दिखाया। उनके शहीद होने के बाद उनकी पलटन को जो गुस्सा आया, उन्होंने सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट 4875 पर आगे बढ़कर कब्जा कर लिया। बस यहीं से लड़ाई बदलनी शुरू हो गई और भारतीय रणबांकुरे तब तक लौटे नहीं, तब तक रुके नहीं, जब तक कि उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह खदेड़ नहीं दिया। गोरखा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, राजपुताना राइफल्स के कैप्टन विजयंत थापर, मेजर अजय कुमार, ऐसे कई जांबाजों ने जान की बाजी लगाकर दुश्मन को अपनी जमीन से खदेड़ दिया। 29 जुलाई को .5060, 30 जुलाई को .5100 और 4 जुलाई को टाइगर हिल, 7 जुलाई को बटालिक, एक के बाद एक कई चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल के सभी सेक्टर्स पर कब्जा जमा लिया। जीत पूरे हिंदुस्तान की थी और इस जीत के हीरो थे देश के हर वो जाबाज जिन्होंने जान देकर या जान लेकर भारत माता के दुश्मनों का खात्मा किया। वतन के लिए कुर्बान होने वाले वो वीर देश की याद में हमेशा जिंदा रहेंगे और हम हमेशा महसूस करते रहेंगे कि एक साथी और भी था।